हाय एवरीवन। सो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सब स्टडीज़ किया है, जो हमने पढ़ाई करी है, वो हमने सारा का सारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा है। इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक में बेसिकली हमें क्लोरोप्लास्ट, जो आज तक हम नाम सुनते हैं, उसको हमने अंडर दी हेडिंग प्लास्टिड्स को स्टडी करना है। प्लास्टिड्स के अंदर होता क्या है, ये एक अलग एक ऑर्गेनेली है। इसके बारे में चलो देखते हैं एनसीईआरटी हमें क्या कहता है। एनसीईआरटी कहता है कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स। यहाँ पे बेटा आपके पास पहला फैक्ट आता है कि अगर आप सारे के सारे प्लांट सेल्स की बात करते हो तो समझ आते हैं। इसके साथ साथ यूग्लिनोइड्स बोलने की जगह अगर मैं आपको बोलूं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का मतलब क्या है हमें मालूम है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके पास मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटे एंड फिफ्थ इज एनिमिलिया। तो इसके अंदर जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा जो जब फोटोसिंथेटिक होते हैं उनके पास प्रेजेंस होती है प्लास्टिड्स की। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर आपके पास क्या कौन कौन से आ जाते हैं? आपके पास डायटम्स आ जाते हैं, आपके पास ये यूग्लिनोइड्स आ जाते हैं। इस तरीके से आपके पास अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो जाते हैं जिसके पास प्लास्टिड्स मिलता है। These are easily observed under the microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting specific colors to the plant. यानी क्लोरोप्लास्ट आपके पास 3 नाम है। आपके पास क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। बेसिकली इनको अगर हम इनके टाइप ऑफ पिगमेंट्स और इनके फूड स्टोर्ड के अकॉर्डिंग इनको अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास 3 कैटेगरीज मिलती है। हम कहेंगे प्लास्टिड्स 3 तरीके का होता है प्राइमरीली अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट दैट दे कंटेन। अगर उनके पास ग्रीन पिगमेंट है तो उनको आप क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। उनके पास ग्रीन के अलावा बाकी अदर कलर्स हैं तो क्रोमोप्लास्ट, और अगर उनके पास पिगमेंट नहीं है तो आप कहेंगे उसको ल्यूकोप्लास्ट। The chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigments। याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट दोनों होते हैं जिसकी वजह से वो सनलाइट को ट्रैप करता है। इन क्रोमोप्लास्ट fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and others are present। बेटा एक चीज यहाँ पे फोकस करने वाली है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड दोनों हैं, लेकिन क्रोमोप्लास्ट में सिर्फ और सिर्फ कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स हैं, देयर इज नो क्लोरोफिल। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट अबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से आपको देता है ग्रीन कलर, बट क्रोमोप्लास्ट क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है तो बाकी रेड, ब्राउन, येलोइश, इस तरीके का ऑरेंजिश ऐसे कलर देता है। कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स फैट सॉल्युबल नेचर के होते हैं, दैट मींस वो फैट में डिसॉल्व हो सकते हैं, और इनका एग्जांपल है कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड बाकी सब। इसकी वजह से प्लांट को, जैसे मैंने आपको बताया, येलो, ऑरेंज, रेड कलर मिलता है। द ल्यूकोप्लास्ट, ये जो थर्ड कैटेगरी है, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स। अलग अलग क्या कैसे हैं, ये बिल्कुल कलरलेस हैं, इनकी अलग अलग शेप्स हैं और ये न्यूट्रिएंट्स अपने पास स्टोर करते हैं। बेटा न्यूट्रिएंट्स स्टोर करेंगे तो आप ल्यूकोप्लास्ट को कैसी कैसी कैटेगरीज में बांटोगे? इसने कहा अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, एलायोप्लास्ट स्टोर फैट्स एंड ऑयल्स, वेयरएज द एल्यूरोप्लास्ट स्टोर द प्रोटीन्स। आपको ये बात समझ आई? यानी हमने क्या किया, इस प्लास्टिड को 3 कैटेगरीज में बांट दिया। तो लेट्स सी कैसे किया। प्लास्टिड्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पे 3 कैटेगरीज आपके पास बन रही हैं, क्लोरो, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपके पास बेसिकली इसके पास क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स हैं। क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैरोटिनॉइड्स हैं। और ल्यूकोप्लास्ट के पास यहाँ पर व्हाइटिश अपीयरेंस है क्योंकि पिगमेंट्स नहीं है। और क्या क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? यस। क्रोमोप्लास्ट कर सकते हैं? नहीं। क्रोमोप्लास्ट प्लांट को सिंपल कलर प्रोवाइड करते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट का मेन चीफ फंक्शन है स्टोरेज ऑफ द फूड। ओके, क्लोरोप्लास्ट हमें सेल कहाँ में मिलेगा? जो लीफ के सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स, वहां पर मिलेगा। क्रोमोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? जितने भी प्लांट बॉडी में ब्राइटली कलर्ड एरियाज हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, ऑटम के दौरान लीव्स हो सकती हैं, वहां पर अपने को मिलेगा क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? जो प्लांट के स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, जहां पे प्लांट को खाना स्टोर करना है, वहां पे सिंपल सी बात ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। ओके, अब हमने देखा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ल्यूकोप्लास्ट को आप 3 कैटेगरीज में बांट देते हो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड स्टोर्ड। अगर किया स्टोर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, तो नाम है अमाइलोप्लास्ट। बेटा अमाइलो याद रखना, जब भी वर्ड आपके पास प्रीफिक्स में अमाइलो आया, समथिंग इज टॉकिंग अबाउट दी कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे अमाइलेज, अमाइलोपेक्टिन। ये बेसिकली अमाइलो वर्ड जब भी आएगा वो कार्बोहाइड्रेट के आसपास की बात कर रहा है। एलायोप्लास्ट लिपिड स्टोर करेगा और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करेगा।
एक बेटा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, क्या ये सारे के सारे प्लास्टिड सेम टाइप के होते हैं? क्या इन प्लास्टिड्स के बीच में कोई कोरिलेशन है? हमें पढ़ने के बाद ये बात समझ आती है कि ये जो आपके पास प्लास्टिड्स होते हैं ना, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ये जो आपके पास ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये तीनों, इनका बेसिक स्ट्रक्चर, जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। बस इनके अंदर कुछ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स होंगे, तो इनके हिसाब से इनको अलग अलग प्रेजेंस और एब्सेंस होगी पिगमेंट्स की, तो इनको इस हिसाब से हम अलग अलग टाइप का प्लास्टिड डिफाइन कर देते हैं। क्योंकि इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ल्यूकोप्लास्ट अगर पिगमेंट डेवलप करता है तो देखो बेटा क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। सेम बेसिक स्ट्रक्चर है, बस इसने अपने अंदर पिगमेंट डेवलप कर लिया। और क्लोरोप्लास्ट हमें मालूम है इसमें क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड दोनों होगा। तो क्लोरोप्लास्ट अगर सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल लूज करेगा और कैरोटीनॉइड अपने पास रखेगा तो देखो ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से हमारा क्वेश्चन चेंज होता है और क्वेश्चन समझ आता है कि क्या इन तीनों का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है? यस। तो इन तीनों में बेसिक फर्क क्या है? दो चीज, एक तो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स और दूसरा मेन जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है कि इनके अंदर पिगमेंट किस टाइप का है। फिनिश। अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और दो मेम्ब्रेन तो हैं, यानी एक अंदर वाली एक बाहर वाली, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको दिख रहा है ये खाली स्पेस यहाँ पर होता है। तो यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और हमें मालूम है क्लोरोप्लास्ट जहां होगा क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल प्लांट्स में क्या काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। यहां पे बेटा एक आउट ऑफ सिलेबस एनसीईआरटी में इस बात को मेंशन नहीं किया हुआ जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि क्लोरोप्लास्ट एग्जैक्टली ओरिजिनेट कैसे हुआ। क्लोरोप्लास्ट की इवोल्यूशनरी ओरिजिन को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है जिसको कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या थ्योरी? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। नाम आप देख सकते हो, एंडोसिम्बायोटिक। इस थ्योरी का मतलब क्या था? ऐसा माना जाता है कि क्लोरोप्लास्ट अपने आप में ना एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म था, एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था। ये जो क्लोरोप्लास्ट था ये ओरिजिनली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म था। जैसे हम कह सकते हैं कि आज जैसे हमारे पास एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक ना साइनोबैक्टीरिया होता है। बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी एक तरीके का बैक्टीरिया है, एल्गी चाहे नाम है बट इट इज अ बैक्टीरिया। नाम पूरा क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और ये क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस का। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, इसके जो पूर्वज थे, इसके जो एंसेस्टर्स थे, वो शायद एक क्लोरोप्लास्ट जैसे थे। अब ये क्लोरोप्लास्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था। अब दूसरा एक बड़ा सेल था, उसने कहा कि क्लोरोप्लास्ट को मैं अपने अंदर रख लेता हूं, अपने अंदर एंडो रख लेता हूं, और हम दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, सिम्बायोसिस करेंगे। इमेजिन दिस थिंग कि यहां पर इस तरीके से एक बड़ा सा सेल है और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट है। तो ये सेल कहेगा कि चलो भैया हमारे अंदर आ जाओ ताकि हम इस तरीके से रहें और तुम हमारे अंदर रह के वही काम करो जो तुम बाहर कर रहे हो, लेकिन हम दोनों अगर साथ साथ रहेंगे तो हमारा सर्वाइवल बेटर हो जाएगा। इस तरीके का मतलब क्या है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी का नाम था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब बेटा इस थ्योरी में अगर आप रियलाइज करें, एंडो मतलब अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट नाम जो चीज थी, जो सियानोबैक्टीरिया का पूर्वज था, एंसेस्टर्स था, उसने किसी दूसरे सेल के अंदर जाके रहना शुरू कर दिया। अंदर जाके रह के और दोनों को बेनिफिट हुआ, यानी सिम्बायोसिस हो रही है। तो इस थ्योरी को एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहा जाता है। हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस और इन सब चीजों को ना कंपेयर किया, तो क्या एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमारी सही या गलत प्रूव हुई, इस बात को देखते हैं। ये कहता है कि क्लोरोप्लास्ट आर कंसिडर्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोसिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया। ओके, यानी ओरिजिनली प्रिकर्सर्स थे, वो किसी सेल के अंदर आके रहना शुरू कर दिया और सेल के अंदर एक बड़े यूकैरियोटिक सेल में जब रहने लगे तो उस सेल में उन्होंने इवेंचुअली अपने आप को क्लोरोप्लास्ट में डेवलप कर लिया। तो हमें कैसे पता लगता है? देयर आर सम कुछ फीचर्स तो साइनोबैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में सिमिलर होना चाहिए। हमें ऐसा पता लगता है कि क्लोरोप्लास्ट इंडिपेंडेंटली एज अ साइनोबैक्टीरिया एक टाइम एग्जिस्ट करता था। ये हमें कैसे पता लगेगा? द फीचर्स विच इंडिकेट देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कभी तो ये अकेले रहते थे, कभी तो यहाँ पे अकेले इस तरीके से रहते थे। तो ये इनका अकेला सर्वाइवल करने के लिए कुछ फीचर्स तो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लोरोप्लास्ट के पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। बेटा हमें ये बात सजेस्ट करता है क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए और खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज करने का इंतजाम है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसके पास डीएनए तो होगा, उसके पास अपने प्रोटीन बनाने का इंतजाम तो होगा। तो जो
क्लोरोप्लास्ट के पूर्वज थे, उनके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था और अपना डीएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज करने का इंतजाम था। प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स, एंजाइम्स, एटीपी सिंथेसाइज करने की सब मशीनरी इसके पास थी। अब आज के टाइम पे अगर हम अपने सेल में से, यूकैरियोटिक सेल में से क्लोरोप्लास्ट निकालते हैं और एक साइनो, आज के एग्जिस्टिंग साइनो यानी ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को कंपेयर करते हैं, तो इनमें हमें कोई सिमिलैरिटीज मिलती है? हाँ, देखो, सिमिलैरिटीज विद साइनोबैक्टीरिया। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के पास दो मेम्ब्रेन है ना, एक बाहर वाली अंदर वाली। तो जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इट इज सिमिलर टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंशिएंट साइनोबैक्टीरिया। हमें सिमिलैरिटी मिली। दूसरी सिमिलैरिटी, द क्लोरोप्लास्ट जो चीज होती है ना बेटा, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसका अपना डीएनए मिलता है। सेल में, न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो ये क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसका अपना भी डीएनए होगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए बाहर निकाला और उधर से साइनोबैक्टीरिया का डीएनए लिया और दोनों को कंपेयर किया। कंपैरिजन करने में हमें क्या पता लगा? द क्लोरोप्लास्ट जीनोम इज कंसिडरेबली रिड्यूस, यानी वक्त के साथ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो गई है। बट आज भी जो बचे हुए क्लोरोप्लास्ट के पार्ट्स हैं, बट द पार्ट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जीनोम स्टिल शो क्लियर सिमिलैरिटीज विद दैट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो हमें पता तो लगता है कि क्लोरोप्लास्ट कभी एंसेस्टर्स के फॉर्म में जो रहता था, वो सेल से बाहर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता था, और आज बिकॉज ऑफ एंडोसिम्बाइसिस इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक सेल। अगर बेटा आप किसी स्ट्रक्चर को समझें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है हम देखते हैं। किसी भी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में एनवेलप होता है, बाहर उसकी कवरिंग, उस कवरिंग के अंदर मिलने वाला मटेरियल जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर मिलने वाले कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं थाइलाकोइड्स। सबसे पहले ये वाली चीज हम एक डायग्राम से समझेंगे, फिर हम समझेंगे वीडियो से। इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कीजिए, क्लोरोप्लास्ट के पास बेटा आउटर मेम्ब्रेन है। देखिए, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, यानी बाहर उसके पास मेम्ब्रेन्स है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे आपको खाली इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में मिलता है। इस मेम्ब्रेन्स को खोल के अगर आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएं, अंदर देखें, तो यहाँ पे आपको एक खाली एरिया दिखाई देता है। हम एनसीईआरटी वाले डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे आपको दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, बिल्कुल, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी होगा। अब मेम्ब्रेन से अगर आप काट के अंदर हैं तो आपको यहाँ पे ये खाली खाली स्पेस दिखाई दे रहा है। इस खाली स्पेस को हम लोगों ने क्या टर्म कर दिया? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एक जेल की तरह, इसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई है, यानी मेम्ब्रेन्स के अंदर जो खोखली जगह थी उसमें आप सब कुछ भर दो, एक जेल टाइप मटेरियल भर दो, उसको आप कहो स्ट्रोमा। और उस स्ट्रोमा के अंदर आप यहाँ देख सकते हो बेटा, ये जो आपको चीजें इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, आप इमेजिन करो कि देयर आर स्टैक्स ऑफ कॉइन्स। किसके? कॉइन, सिक्के होते हैं ना, एकदम जो सिक्के होते हैं, जैसे 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, वैसे सिक्के हैं। इनको एक दूसरे के ऊपर एक स्टैक कर दो और आप मल्टीपल इस तरीके से टावर्स क्रिएट कर दो, और इनको ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देखो, आप इस तरीके से इनको आपस में ज्वाइन कर दो। बेटा ये जो सिक्के हैं, इन सिक्कों को वर्ड हम टर्म करते हैं ग्रैना। क्या टर्म करते हैं? ग्रैना। खूब सारे सिक्के हैं, इनको मिला के हम लोग टर्म करते हैं ग्रैना। अगर किसी एक की बात करो तो आप टर्म करोगे ग्रैनम। क्या? ग्रैनम। हमने समझा दोबारा से, क्लोरोप्लास्ट के पास मेन 3 चीजें, मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा और थाइलाकोइड। मेम्ब्रेन में हमने आउटर और इनर मेम्ब्रेन पढ़ा। जब हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहुंचे तो हमें एक एरिया मिला जो था स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर जो हमें चीजें मिली वो मिले इस तरीके से, यहाँ पे थाइलाकोइड्स। क्या मिले? थाइलाकोइड्स। थाइलाकोइड यानी एक इस तरीके से, मतलब थाइलाकोइड समझो एक खोखली मेम्ब्रेन। क्या? एक खोखला पाउच लाइक स्ट्रक्चर, समझे? थाइलाकोइड यानी एक पाउच लाइक, एक फ्लैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर से खोखला। तो थाइलाकोइड्स 2 तरीके से अरेंज्ड है। एक तो इस तरीके से सिक्कों के स्टैक की तरह। कौन? जो थाइलाकोइड है बेटा, वो सिक्कों के स्टैक की तरह अरेंज्ड है, तो इसको कहते हैं स्ट्रोम, इसको कहते हैं ग्रैना थाइलाकोइड। और ये जो आपके पास ग्रैना थाइलाकोइड्स होते हैं, ये आपस में देखो इस तरीके से इन मेम्ब्रेन जो रेड से बन रही है, इन मेम्ब्रेन से जुड़े हुए। तो इस मेम्ब्रेन्स, क्योंकि स्ट्रोमा में बहती हुई, स्ट्रोमा में फ्लैट पड़ी हुई मेम्ब्रेन्स हैं, तो इन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा थाइलाकोइड्स। क्या टर्म करते हैं? स्ट्रोमा थाइलाकोइड। देखो एनसीईआरटी इनको किस तरीके से, इस पूरी चीज को हमें बोलना चाहिए ग्रैना थाइलाकोइड, और इसको बोलना चाहिए स्ट्रोमा थाइलाकोइड। बेटा एनसीईआरटी स्ट्रोमा थाइलाकोइड को स्ट्रोमा लेमले बोल देगी, आप टेंशन मत लीजिए। इस पूरे के पूरे हम ग्रैना बोल सकते हैं। ग्रैना का सिंगुलर वर्ड क्या होता है? ग्रैनम। कहानी क्लियर हो रही है?
सब कुछ समझ आए तो लेट्स गो एंड सी अ वीडियो कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। बेटा वी आर मूविंग क्लोजर टू अ लीफ और लीफ के सरफेस में हम जैसे जैसे क्लोज जाएंगे हमें कुछ यहाँ पे पोर्स दिखाई दे रहे हैं। ये पोर्स क्या होते हैं? स्टोमेटा। इस वीडियो में दिखा रहा है एनिमेशन में कि हम क्या कर रहे हैं, स्टोमेटा के अंदर जा रहे हैं। स्टोमेटा से अंदर पहुँचे और यहाँ पे हमें लीफ के अंदर पड़े हुए बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं। इन सेल्स को हम टर्म करते हैं मीजोफिल सेल्स। अब हम एक मीजोफिल सेल के अंदर एंटर करेंगे। ये जो आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं बड़े सारे ऑर्गेनेलीज, क्या आपको यहाँ पे रेशे दिखाई दे रहे हैं? इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपकी तरफ आते हुए कुछ आपको रेशे दिखाई देंगे। ये बेटा जो वाइटिश रेशे दिखाई देंगे इनको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये देखो, ये जो रेशे आपकी तरफ आ रहे हैं, दिस फिलामेंट्स, ये जो अंदर फ्लोट कर रहे हैं सेल के अंदर चीज़ें, ये रेशों की वजह से अपनी जगह पर है। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, और ये ऑर्गेनेलीज है। अब हम जिसके अंदर एंटर करेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिली। इस स्ट्रक्चर के अंदर बेटा आपको ग्रेना थाइलाकॉइड्स मिल रहा है देखने को, और स्ट्रोमा थाइलाकॉइड देखने को मिल रहा है। और ये वाइटिश स्ट्रक्चर, ये बेसिकली आप जेल के अंदर स्ट्रोमा में घूम रहे हो, जहाँ पे आपको दो थाइलाकॉइड्स मिल रहे हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। आप किसी भी कॉइन सरफेस के ऊपर देखोगे तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये कुछ घूमते हुए ये स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, ये वैसी मशीन्स हैं जिससे एटीपी बनता है, एटीपी फॉर्मिंग मशीन्स। This was the basic structure that had to be imagined for the case of chloroplast. तो स्ट्रक्चर तो बेटा हमने वीडियो से सीख लिया, समझ लिया। तो अब स्ट्रक्चर की हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर में एनवेलप, मैट्रिक्स, थाइलाकॉइड्स, ये तीन चीजें। ओके, अब ये सबसे ऊपर पढ़ते हैं एनवेलप। एनवेलप यानी कवरिंग। अभी कवरिंग दो मेम्ब्रेन्स की बनी हुई है, हमें जैसे मालूम है, एक बाहर वाली, एक इंटरनल, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है और इसको कहते हैं इंट्रा एनवेलप स्पेस या इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस, इंट्रा एनवेलप स्पेस। नो प्रॉब्लम। मेम्ब्रेन्स हैं बेटा तो लिपिड की बनी होंगी, और यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है। जैसे सेल मेम्ब्रेन में बाइलेयर होता है वैसे यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है। और लिपिड्स कौन से हैं यहाँ पे? सम गैलेक्टोलिपिड्स, स्पेशल टाइप के लिपिड्स हैं गैलेक्टोलिपिड्स, और कुछ इन गैलेक्टोलिपिड्स के साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी। अब दो मेम्ब्रेन्स हैं और दोनों मेम्ब्रेन्स की जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है। बोथ मेम्ब्रेन्स डिफर इन स्ट्रक्चर एज वेल एज द फंक्शन। अब हम समझते हैं कैसे। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है बेटा, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के हिसाब से देखा जाए, इट इज मोर परमिएबल। परमिएबल यानी चीज़ों को ज़्यादा बाहर से अंदर आने के अलाउ करती है। ज़्यादा टेंशन नहीं है कि बस जितनी चीज़ें आ रही हैं इनको बिना किसी खास, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग बैरियर नहीं है, चीज़ें बाहर से आसानी से अंदर आ पा रही हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर मेम्ब्रेन इज हाईली सिलेक्टिव। ये कहते हैं कि बाहर वाली मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस तक तो चीजें आ गई, लेकिन इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस से अंदर अगर कोई चीज आएगी, स्ट्रोमा के अंदर एंटर करेगी, तो उसको प्रॉपरली सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन इज हाईली सिलेक्टिव which allows only the passage of solutes by special enzymes called translocators। यानी इनर मेम्ब्रेन पे कुछ स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसलोकेटर्स जो कुछ ही चीजों को बाहर से उठा के अंदर तक भेज पाएंगे। अदरवाइज जिन चीजों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा उनको बाहर से उठा के अंदर नहीं भेजा जाएगा।
स्ट्रक्चर तो बेटा हमने समझ लिया, आउटर मेम्ब्रेन अपने को समझ आता है, इनर मेम्ब्रेन समझ आता है, और बीच वाले खाली एरिया को हम टर्म करते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर आपके पास यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये होगा स्ट्रोमा थाइलेकॉइड, सॉरी ग्रेना थाइलेकॉइड। ग्रेना थाइलेकॉइड को बेटा आप ग्रेना लेमिले भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, आप चाहे इसको बोलिए ग्रेना लेमिले या ग्रेना थाइलेकॉइड, दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, ग्रेना लेमिले और ग्रेना थाइलेकॉइड। उसी तरीके से ये वाला जो इनको इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर होगा इसको हम स्ट्रोमा थाइलेकॉइड या स्ट्रोमा लेमिलेक्रम करेंगे। अब ये जो स्ट्रोमा है हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रोमा इज अ नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड डाइल्यूट प्रोटीन्स लाइक अ डेंस प्रोटीन जेल। मैंने आपको भी बताया कि स्ट्रोमा को समझ लीजिए एक जेल टाइप की चीज है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। इस स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट के साथ जो बेस्ड रिएक्शंस होंगे वो प्रेडोमिनेंटली स्ट्रोमा के अंदर होंगे। स्ट्रोमा के अंदर जो फोटोसिंथेसिस, देखिए बेटा क्लोरोप्लास्ट को करना है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो कहाँ मिलता है? स्ट्रोमा में। एग्जांपल, स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक कॉम्पोजिशन में आपको मिलता है रुबिस्को, आपको मिलता है रुबिस्को एक्टिवेस। ये एंजाइम्स हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा अदर एंजाइम्स फॉर कार्बन फिक्सेशन, यानी फोटोसिंथेसिस के अलग अलग स्टेप्स में बहुत सारे जितने भी एंजाइम्स यूज होते हैं सबके सब यहाँ पड़े हैं। ऑल्सो स्ट्रोमा अपने पास कोई चीजें स्टोर करके रखती है। स्ट्रोमा के पास इंक्लूजन बॉडीज हैं। इंक्लूजन बॉडीज यानी ऐसी चीजें जो अपने अंदर फूड स्टोरेज का काम कर सकती हैं। यानी स्ट्रोमा के अंदर आपके पास स्टार्च के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मिल सकते हैं, लिपिड के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स मिल सकते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिल सकते हैं। यहां तक तो एंजाइम्स और इंक्लूजन्स हमने देख ली। इसके अलावा स्ट्रोमा में क्या मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता चुका हूं कि इस क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए है, लेकिन डीएनए क्लोरोप्लास्ट में कहाँ है? स्ट्रोमा के अंदर। डीएनए बेटा दो तरीके का होता है, हम ये भी पढ़ चुके हैं, एक लीनियर और एक सर्कुलर। ये जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है इसके पास जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए, एक के पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इसके पास आरएनए भी है, इसके पास अपने राइबोसोम्स भी हैं। और जैसे प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पर भी जैसे प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए, यहाँ पर सर्कुलर डीएनए है। और इसके पास एटीपी सिंथेज है जो प्रोट्रूड करता है थाइलेकॉइड से स्ट्रोमा में। अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद है, इसके ऊपर बेटा हमने कोई ऐसी चीज देखी थी ना, इस ग्रेना के ऊपर निकलते हुए घूमते घूमती, तो वो जो चीज होती है घूमते घूमती वो है हमारे पास एटीपी सिंथेज, जो इस थाइलेकॉइड से निकल के कहाँ पे? स्ट्रोमा की तरफ फेस करता है, विच प्रोट्रूड्स यानी एक्सटेंड्स फ्रॉम द थाइलेकॉइड्स इनटू द स्ट्रोमा। ये तो बात हमने को क्लियर हुई। नेक्स्ट, अब हम एनवेलप पढ़ चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा स्ट्रोमा। हमें जो सिस्टम पढ़ना है नेक्स्ट बेटा वो है थाइलेकॉइड सिस्टम। थाइलेकॉइड सिस्टम में मालूम है एक हमारे पास ग्रेना थाइलेकॉइड या फिर ग्रेना लेमिले, और दूसरा है स्ट्रोमा थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा लेमिले। जो आपको ये वाली चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये है पूरा का पूरा स्ट्रोमा लेमिले, और ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? आपके पास ग्रेना लेमिले या ग्रेना थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड्स होते क्या? थाइलेकॉइड्स आर सैक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच एनक्लोज अ ल्यूमन। मैंने आपको बताया था सैक लाइक एक मेम्ब्रेन है, बेसिक मेम्ब्रेन है, एक बोरे की तरह एक सैक है। बेटा बोरा अंदर से खोखला होता है ना, बेसिकली उसके अंदर खोखलापन यानी ल्यूमन होता है। तो थाइलेकॉइड भी आपके पास समझ लो एक बोरी है, एक बोरा है जिसके अंदर बहुत सारा ल्यूमन है, जिसके अंदर बहुत सारा खोखला एरिया है। अब ये थाइलेकॉइड जो है ये दो तरीके से अरेंज्ड है, एक तो बेटा ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। ग्रेना थाइलेकॉइड का मतलब क्या है कि मेरे पास एक सैक है इन द शेप ऑफ अ कॉइन जो अंदर से खोखला है, फिर उसके ऊपर एक और सैक है इन द शेप ऑफ अ कॉइन जो अंदर से खोखला है। इस तरीके से आपके पास अरेंजमेंट समझ आ रही है, एक के ऊपर एक स्टैक बना हुआ है, एक स्टैक बना हुआ है, यानी एक के ऊपर एक पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास जो चीज है ये थाइलेकॉइड्स हैं, बेसिकली ग्रेना थाइलेकॉइड एंड स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। ओके, ग्रेना आर अरेंज्ड इन द स्टैक लाइक कॉइन ओवर अ कॉइन। ये तो बात हमने समझ ली। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो एल्गी होती है उसके अंदर ग्रेना नहीं होता। एल्गी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा थाइलेकॉइड मिलेगा, ग्रेना थाइलेकॉइड नहीं मिलेगा। तो द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द एल्गी आर ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। फैक्ट याद रखिएगा बेटा। अक्सर हमें ना 2 से 3 वर्ड सुनने को मिलते हैं। पहला वर्ड वेसिकल। वेसिकल का मतलब क्या है? देखो जैसे अभी आपको थाइलेकॉइड वर्ड बताया जिसका मतलब है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। वेसिकल क्या होता है? इस तरीके से आपके पास एक हॉलो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की मेरे पास इस तरीके से एक हॉलो एक चीज है जो मेम्ब्रेन, ये बाहर से मेम्ब्रेन का बना हुआ है। ये हमने लाइसोसोम्स में भी देखा था वेसिकल्स। और इसके अंदर यहाँ पे ये कैसा है? हॉलो कैविटी। और हॉलो कैविटी में कुछ भरा हो सकता है? बिल्कुल।
ये बाहरी मेम्ब्रेन है और इस हॉलो कैविटी में कोई सामान भरा हो सकता है, तो इस चीज को हम टर्म करते हैं क्या, वेसिकल। वेसिकल के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको आप टर्म कर सकते हैं लेमिले या सिस्टर्ने, या फिर हम क्लोरोप्लास्ट में इसके लिए वर्ड देते हैं थाइलेकोइड। फ्लैट मेम्ब्रेन्स एंक्लोजिंग अ हॉलो कैविटी, बात समझ आई। फ्लैट मेम्ब्रेन्स विच आर एंक्लोजिंग अ हॉलो कैविटी, पूरी फ्लैट मेम्ब्रेन है जिसको अंदर से किस तरीके से, अंदर से कैसे हैं वो हॉलो है, अपने अंदर इस तरीके से खोखलापन बनाए रख रही है, उनके अंदर खोखलापन है। इंटरकनेक्टेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, आपस में खूब सारी, देखो एक फ्लैट मेम्ब्रेन है, अंदर से खोखली होगी, फ्लैट मेम्ब्रेन अंदर से खोखली होगी, आपस में इंटरकनेक्टेड है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इंटरकनेक्टेड है। बेटा खोखली किस तरीके से, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, आपको क्या यहाँ पे इस तरीके से खाली स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, इधर देखिए, ये देखो यहाँ पे ये वाला एरिया में यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको ल्यूमन दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से इसके अंदर भी यहाँ पर ये बीच वाले एरिया में यहाँ पर भी अपने पास क्या होगा, ल्यूमन होगा। कहानी क्लियर। तो हमें समझ आया स्ट्रोमा क्या होता है, हमें बेटा समझ आया कि एनवेलप्स क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्लियर, यानी हमें एनवेलप समझ आ गया, हमें मैट्रिक्स समझ आ गया, थाइलेकोइड समझ आ गया। ये तीन स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज वेरी वेरी मच क्लियर टू अस। क्लोरोप्लास्ट बेटा यहाँ खत्म होता है और हम नया टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए सेल को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से दो ऑर्गेनेल्स प्रेडोमिनेंटली काम करते हैं, एक करता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड से निकलता हुआ हमने एक स्ट्रक्चर देखा, एटीपी सिंथेस। क्या देखा, एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस क्या बनाएगा, एटीपी। उसके साथ साथ एटीपी सिंथेस और सेल में कहाँ होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे आप ये देख सकते हो इस तरीके से छोटे छोटे डॉट लाइक, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पे ऐसे डॉट लाइक चीजें दिखती हैं। इन डॉट लाइक चीजों को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम। क्या टर्म करते हैं, ऑक्सीजोम। और ऑक्सीजोम अपने आप में क्या है, एटीपी सिंथेस एंजाइम, एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से क्या बनता है, एटीपी। क्या बनता है, एटीपी। तो एटीपी बनाने के लिए दो ऑर्गेनेल्स, पहला कौन था, प्लास्टिड्स, दूसरा कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगेन बेटा माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स को आप ऑब्जर्व कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपके पास एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन मिलती है, और डायग्राम से मुझे क्लियर होता है कि इनर मेम्ब्रेन ने इस तरीके से अपने अंदर एक्सटेंशंस बना रखी है। इन एक्सटेंशंस को हम क्या टर्म करते हैं, इन एक्सटेंशंस को बोलते हैं क्रिस्टे। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ने इस तरीके से आपके पास एक्सटेंशंस बना रखी हैं, एक्सटेंशंस को हमने क्या टर्म किया, क्रिस्टे। ओके, और इस क्रिस्टे के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर से स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी इट्स खाली स्पेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद अगेन अ जेल लाइक मटेरियल। जैसे स्ट्रोमा प्लास्टिड्स में था, वैसे यहाँ पे एक जेल लाइक मटेरियल है, उस मटेरियल को हम टर्म करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स समझ आया, ओके। ये एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, क्या इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, यस, और स्पेस को कहेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर इन डिटेल। स्ट्रक्चर है बेटा डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, और दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने पर अलग अलग सेट ऑफ एंजाइम्स होते हैं। याद रखना मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एंजाइम्स हैं। ऑक्सीजोम्स क्या है, ऑक्सीजोम्स जो अपने आप में एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एटीपी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। इनको F0 F1 पार्टिकल कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एलिमेंट्री पार्टिकल। ये एटीपी सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये वर्ड आपको याद रखना है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप जैसे यहाँ पे वर्ड देख रहे हो फॉस्फोराइलेशन, बेटा दिस वर्ड मीन्स एटीपी फॉर्मेशन। तो फॉस्फोराइलेशन में हुआ एटीपी फॉर्मेशन, तो ऑक्सीजोम एटीपी बनाने में मदद करते हैं, प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। कहानी क्लियर। मैट्रिक्स इनर वॉल के अंदर है, और मैट्रिक्स के अंदर अगेन क्या क्या चीजें, क्या स्ट्रोमा में आपने कुछ चीजें एंजाइम्स और ये सब चीजें पढ़ा, यस। उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। जिस तरीके से हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बेटा ऑब्जर्व किया, कहां पर हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रोमा में देखा, वैसे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जी यहाँ पर भी 70s राइबोसोम्स हैं, दैट मीन्स बेटा इसके पास डीएनए है और राइबोसोम है। तो क्या ये ऑर्गेनेली अपना प्रोटीन बना सकता है, यस। क्या ये ऑर्गेनेली अपने डीएनए को रेप्लिकेट करवा सकता है, यस। इसके अलावा इसके पास एक और टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 55S राइबोसोम्स, याद रखना। नेक्स्ट फंक्शन,
पावर हाउस ऑफ द सेल है बेटा, मेन काम इसका था एटीपी प्रोडक्शन, तो एटीपी प्रोडक्शन की वजह से सेल को पावर देता है, सारी एनर्जी देता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इट इज प्रोड्यूसिंग एटीपी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है उसकी मदद से एटीपी प्रोड्यूस करता है, राइट। तो इसके लिए वो दो साइकिल्स यूज करता है, एक क्रेब्स साइकिल, राइट, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को यूज करता है। इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये ना कंसेप्ट बच्चे से समझते हैं। ऐसा है कि अगर आप समझें कि अगर एक जाइगोट बनाना है तो हम क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम इन दोनों को क्या करते हैं, फ्यूज करवाते हैं, यानी फर्टिलाइज करवाया आपने, और फर्टिलाइज कराने के बाद जो चीज बनाई, जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान स्पर्म का डीएनए आया फ्रॉम न्यूक्लियस, और इसका भी, ओवम का भी न्यूक्लियस, और उसके अंदर बैठा हुआ डीएनए अपने पास आया। बट ये जो ओवम होता है बेटा, ओवम अपने साथ ना अपना माइटोकॉन्ड्रिया भी लाता है। स्पर्म जब जाइगोट बनाता है तो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोट में नहीं मिलेगा, हमें ओवम का माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोट में मिलेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आया है मदर से, और माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड हमें पता है ना, डीएनए कंटेन करते हैं, तो डीएनए है तो इंफॉर्मेशन हो गई। तो ध्यान से बात सुन, जब स्पर्म एंड ओवम आपस में फ्यूज किया तो बनाया जाइगोट। जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस आपके पास दो तरफ से आया, एक तरफ आपके पास स्पर्म से आया, दूसरी तरफ ओवम से आया, और दोनों ने फ्यूज कर लिया। लेकिन जब आप जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व करते हो तो वह सिर्फ और सिर्फ कहां से आता है, मदर से। मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है, और हमें मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स डीएनए, यानी डीएनए के पास अपनी इंफॉर्मेशन होगी। तो देयर आर ओनली सम सेट ऑफ प्रोटीन्स, सम सेट ऑफ जीन्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली बाय द मदर, यानी मदर की बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया में जीन्स होते हैं वो उसके बच्चे को पहुंचते हैं। कहानी क्लियर हो रही? इसीलिए इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस बोला जाता है, यानी ये जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये मैटरनल इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व है। ऑल्सो इट इज इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बेटा आपको ये याद करना है, रटना है। आपके पास फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है बीटा ऑक्सीडेशन, ये हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसके अंदर जो चीज अच्छे से इन्वॉल्व है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा पेरोक्सिसोम्स एक और ऑर्गेनेली होती हैं जहां पे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स मिलता है। ये कहानी आपको क्लियर हो रही है? यानी पेरोक्सिसोम्स में भी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स होता है। क्लियर? यस। तो दिस वाज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया का बेटा हमें स्ट्रक्चर समझ आया, हमने प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर को पढ़ा और उसकी आगे क्लासिफिकेशन देखी। आई होप आप इस पूरे सेगमेंट को अच्छे से समझ गए हैं। What I expect you people to go through your NCERT, study it in detail, and if there, I don't think there should be any doubt. अगर doubt होगी तो we can obviously take that doubt on the doubt section. Thank you so much. Study hard.